सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। कक्षा 3 की ऑनलाइन क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अपठित गद्यांश या अपठित बोध जिसे कहा जाता है वो हम लोग करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। बच्चों, अपठित गद्यांश को अपठित बोध भी कहा जाता है। अपठित बोध का अर्थ होता है वैसा बोध जो अभी तक आप लोगों को पता न हो, जिसे आपने अपने पाठ्य पुस्तक में न पढ़ा हो, इसे अपठित बोध कहा जाता है। अपठित गद्यांश में अक्सर ऐसा होता है कि आप लोगों को एक ऐसा पद्यांश या गद्यांश दिया जाता है जिसको पढ़कर आप लोगों को, अगर वो पद्यांश दिया हुआ है तो उस कविता के भाव को पढ़कर समझने हैं और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और अगर गद्यांश दिया गया है तो उस गद्यांश को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसमें जो भी कहा जा रहा है उसे आपको बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो भी प्रश्न होंगे वो उसी पर आधारित होंगे। ये जरूरी नहीं है कि प्रश्न हमेशा गद्यांश में लिखे गए वाक्य के अनुसार बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आपको मिल जाए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि गद्यांश में आप लोगों को 2-3 लाइन को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाए और आप लोग को आंसर उसी तरह से मिक्स करके देना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को तीनों का तीनों सेंटेंस पद्यांश से गद्यांश से उठाकर लिख करके कॉपी में रख देना है, वैसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को गद्यांश में जो भी दिया गया है उसके भाव को अच्छी तरह से समझना है और जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसके आधार पर उसे उत्तर देना है। चलिए, गद्यांश में कुछ प्रमुख बातें होती हैं जो मैं आज आप लोगों को समझा दे रही हूँ, शायद इससे आप लोगों को कुछ आसानी हो जाए। गद्यांश के केंद्रीय भाव को समझना। जो भी गद्यांश दिया हुआ रहता है वो आप लोगों का पहले से आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया हुआ रहता है, उसे आप लोगों को पढ़ना होता है और उसमें क्या भाव है, क्या बताया जा रहा है, उस छोटे से पैराग्राफ में आप लोगों को यह समझने की कोशिश करनी होती है। दूसरा है उत्तर सरल तथा स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए। उत्तर काफी लंबा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है सिर्फ उसी का उत्तर लिखा जाए। अनावश्यक पंक्तियों के लेखन से बचाव करना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि अगर पैराग्राफ में आपका एक सेंटेंस का आंसर आ रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि आंसर जहां दिया है उसके ऊपर का भी लाइन हम लोग लिख लें, आंसर का लाइन भी लिख लें और जस्ट उसके बाद का लाइन भी लिख लें। यानी कि आपको जस्ट एक छोटा सा पैराग्राफ उतारकर आंसर के रूप में नहीं लिखना है, बल्कि जो प्रॉपर आंसर है सिर्फ उसी का आंसर देना है। भाषा की समझ तथा अभिव्यक्ति। आप लोगों को आंसर लिखते समय ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि आप लोग जो आंसर लिख रहे हैं वो उस गद्यांश से रिलेटेड है या नहीं। ऐसा नहीं अपने मन से कोई भी आंसर बना करके लिख दिए, वो कहानी शायद गद्यांश की कहानी आपके कहानी से मैच कर रही होगी, हम उस पर रिलेटेड कोई भी आंसर बना करके लिख दिए, ऐसा नहीं है। गद्यांश में जो भी कहा जा रहा है उसमें जो भी वर्ड्स, जो भी थॉट्स लिखे हैं उसे आपको अच्छी तरह से समझना है और उसे व्यक्त भी करना है। किस भाव में व्यक्त करना है बच्चों? अपने लिखित भाव में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक गद्यांश की ओर जिसे हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। बच्चों, अब चलते हैं अपने अपठित गद्यांश की ओर। चेतना सबको प्यारी थी, अपने गांव वालों की दुलारी थी, दादा दादी के आंखों का तारा थी। आंखों का तारा शब्द बेटा आप लोगों को याद होगा, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत ही प्यारा होना। दादा दादी की आंखों का तारा थी, दिमाग से तेज थी, इसलिए उसके पिताजी ने रामपुर से दूर शहर में मामा के घर चेतना को पढ़ने के लिए भेजा था। आज चेतना घर आ रही थी। चेतना को लेने उसके दादाजी, पिता शंकर और माँ गौरी स्टेशन गए थे। दादी रसोई में व्यस्त थीं। तभी दरवाजे के बाहर आवाज आई, अलख निरंजन। दरवाजे पर पड़ोस की संतरा देवी और एक फकीर बाबा खड़े थे। घर में प्रवेश करते हुए पड़ोसी संतरा देवी बोली, अम्मा जी, ये फकीर बाबा मेरी माँ के गुरु हैं। मेरी माँ ने इन्हें मेरे घर एक दिन के लिए भेजा है। बाबा कल हरिद्वार जाएंगे। मैंने सोचा आप भी पूजा पाठ करती हो तो आपको बाबा के दर्शन करवा दूं। बाबा अंतर्यामी हैं, सबकी मुसीबतें बिना बताए समझ जाते हैं और समस्या का समाधान भी करते हैं।
बाबा दादी जी से बोले, तुम्हारे घर में एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। यह सुनते ही चेतना की दादी घबरा गईं। बाबा बोले, बच्ची घबराओ मत, अंदर से थोड़ी हल्दी और एक गिलास पानी ले आओ। दादी ने वैसा ही किया। बाबा बोले, बच्ची अपने हाथ से थोड़ी हल्दी इस पानी में डाल दो। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें 3-4 कैरेक्टर्स थे, है ना। बाबा जी थे, संतरा आंटी थी, फिर उस चेतना थी, चेतना की दादी थी, दादाजी थे, मम्मी थे और पापा जी थे। इतने सारे कैरेक्टर इस एक पैराग्राफ में हम लोगों ने देखे और इस पर आधारित मैं कुछ प्रश्न आप लोगों को अभी दूंगी, जिसके उत्तर भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। आप लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को अपनी कॉपी में जब इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, उस समय आप लोगों को ये गद्यांश जो पैराग्राफ मैंने अभी पढ़ के दिखाया, उसे सिर्फ आप लोग अपने स्क्रीन को जूम करके देख के दोबारा पढ़ लीजिएगा। इसे आपको अपनी कॉपी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग प्रश्न के उत्तर लिखिएगा। प्रश्न लिखना है और उसके उत्तर लिखना है। ये पूरा पैराग्राफ अपनी कोर्स कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चों, चेतना किनके आंखों का तारा थी, ये सारे प्रश्न जो है ये आप लोगों ने अभी जो पैराग्राफ पढ़ा था ये उसी के अंदर से पूछे गए हैं। जो पैराग्राफ आपने पढ़ा उससे मैंने 2 पर्यायवाची शब्द भी दिया है और प्रश्न के उत्तर भी दिए हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी समझाया था, पठित गद्यांश हो, पठित काव्यांश हो, अपठित गद्यांश हो या अपठित काव्यांश हो, इन सभी में प्रश्नों के उत्तर हम लोग पूर्ण वाक्य में लिखते हैं। ठीक है, 1 या 2 शब्दों में हम लोग उत्तर नहीं लिखते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ लिखा है, चेतना किनके आंखों का तारा थी। चेतना किनके आंखों का तारा थी। सब लोग उसे प्यार करते थे क्योंकि वह दिमाग से भी बहुत तेज थी, है ना, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। पर वो किनके आंखों का तारा थी, तो उसका उत्तर हो जाएगा चेतना दादा दादी के आंखों का तारा थी। इस तरह से आप लोगों को पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। दरवाजे के बाहर से क्या आवाज आई। जब दादी रसोई में व्यस्त थी, सब लोग स्टेशन गए हुए थे चेतना को लाने के लिए, उस समय दरवाजे से क्या आवाज आई थी। दरवाजे के बाहर से आवाज आई, अलख निरंजन। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस लिखेंगे। दरवाजे के बाहर से क्या आप लोगों को नहीं लिखना है, आवाज आई डैश अलख निरंजन। ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर 3, संतरा देवी किसे लेकर घर आई। संतरा देवी उनके पड़ोस में रहती थी, वो किसे लेकर के घर आई थी। संतरा देवी फकीर बाबा को लेकर घर आई। ठीक है, इसमें हम लोग किसे लेकर, ये जो है ये हम लोग नहीं लिखेंगे। ये जो है ये हम लोग नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संतरा देवी फकीर बाबा को लेकर घर आई। बाबा ने दादी से क्या लाने को कहा। जब बाबा उनके घर आए, उन्होंने कहा कि आपके घर में एक मुसीबत आने वाली है और दादी जी घबरा गईं। तब फकीर बाबा ने क्या कहा, फकीर बाबा ने कहा दादी से कि 1 गिलास पानी और हल्दी ले आइए। तो बाबा ने दादी जी से 1 गिलास पानी और हल्दी लाने को कहा। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने पर्यायवाची शब्द दिया है। ये दोनों शब्द का प्रयोग आपके इस गद्यांश में किया गया है। यहाँ से मैंने 2 शब्द दिए हैं, आंख और पानी। इन दोनों शब्दों का आप लोगों को एक एक पर्यायवाची शब्द लिखना है। आंख को नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन भी कहा जाता है। इसमें से आप एक नाम लिख सकते हैं। पानी को जल, नीर, अम्बु कहा जाता है। इसमें से आप लोगों को एक नाम लिखना है। बच्चों, इसका आंसर मैं आप लोगों को लिख करके दे दूंगी। अभी मैं फिर से दोहरा रही हूँ, आप लोगों को पेरेंट्स पोर्टल में भी मैं एक गद्यांश दूंगी और अभी की क्लास में भी मैंने आप लोगों को एक गद्यांश दिया है। बच्चों, आप लोगों को दोनों गद्यांश कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसे आप लोग अच्छे से पढ़ें
और सिर्फ प्रश्न और उसके उत्तर लिखें। अभी जो मैंने कराया उसका भी प्रश्न और उत्तर आप लोगों को अपनी कोर्स कॉपी में लिखना है। और पेरेंट्स पोर्टल में मैं गद्यांश डालूंगी, उसे आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, पर उसे कॉपी में नहीं लिखना है। उसके प्रश्न उत्तर ही आपको कॉपी में लिखने हैं। आप लोग अपना काम बहुत ही ध्यान से कीजिए। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।